हेलो, नमस्कार। जीडी मेमोरियल कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर मैं महिपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिक्चर में आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि एक पत्थर जो कि एक छाते के स्वरूप के अंदर आप लोगों के सामने ये नजर आ रहा है। इसी तरह की एक और इमेज है। ये एक और इमेज है जिसमें हमें ऐसा नजर आ रहा है कि पत्थरों के स्ट्रक्चर को क्या है, एक फिक्स ढांचे के अंदर क्या किया गया, सेट किया गया और बीच में एक कब्रनुमा स्ट्रक्चर बनाया गया है। एक और इस चित्र में हम देखते हैं कि क्या है, इसी तरह की किसी कब्र में कुछ बर्तनों को क्या है उसके साथ में रखा गया। बेसिकली ये जो तीनों चित्र है यह दक्षिण भारत के महापाषाण काल से संबंधित है। खासकर प्राचीन भारत के इतिहास के अंदर हम अध्ययन की दृष्टि से खासकर पाषाण काल को तीन भागों में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और उसके बाद के अंदर हम जो भी है ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं और अन्य संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। इसी तरीके से दक्षिण भारत के अंदर नव पाषाण काल के अंत के बाद में हमें जो एक संस्कृति नजर आती है और उस संस्कृति के अवशेष हमें जो है देखने को मिलते हैं वह है महापाषाण संस्कृति। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, हम बात करेंगे महापाषाण संस्कृति के बारे में। महापाषाण संस्कृति का यह टॉपिक खासकर बीए प्रथम सेमेस्टर और बीए बीएड प्रथम सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। जैसा कि इस काल से संबंधित, इस संस्कृति से संबंधित जो जानकारी के हमारे प्रमुख स्रोत हैं वो केवल क्या है, इस संस्कृति से मिलने वाले पुरातात्विक सोर्सेस पर ही निर्भर हैं। इन्हीं सोर्सेस के बेसिस पर हम इस सभ्यता से संबंधित बहुत सारी जानकारियों को मैं आज आपके सामने साझा करूंगा। बेसिकली हम हमारे अध्ययन की दृष्टि से इस पूरे टॉपिक को मुख्यतः तीन भागों में बांटेंगे। पहला जो भाग रहेगा परिचय का रहेगा और उसके बाद मैं बात करूंगा टाइम पीरियड की, बात करूंगा कि अलग अलग विद्वानों के द्वारा इस सभ्यता को, इस संस्कृति को किस टाइम के अकॉर्डिंग रखा गया है। कुछ सोर्सेस भी बताएंगे, कार्बन रेडियो मेथड है उसके द्वारा क्या टाइम बताया गया है और भी कुछ बातें जो इससे संबंधित, इसके टाइम ड्यूरेशन से संबंधित, उन पर डिस्कशन करेंगे। तीसरा जो हमारा सेक्शन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, खासकर विद्यार्थियों को विशेष रूप से इसी जो सेक्शन को बड़े ध्यान से समझना है, वह है इस सभ्यता से संबंधित जो वस्तुएं प्राप्त हुई है या जो चीजें मिली है उनकी क्या विशेषता है। उन विशेषताओं के आधार पर ये पूरा का पूरा टॉपिक आप लोगों के लिए बड़ा ही आसान सिद्ध होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले परिचय। देखा जाए तो इसे इंग्लिश में मेगालिथस कल्चर के नाम से जाना गया है। मेगालिथस कल्चर के अंदर यह जो मेगालिथस वर्ड है वो ग्रीक भाषा के शब्द, दो शब्दों के द्वारा बना है। इसमें जो पहला शब्द है वो है मेगा और जो दूसरा शब्द है वह है लिथोस। अब मेगा का अर्थ है बिग, यानी हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं बृहद, और लिथोस का अर्थ है पत्थर या स्टोन। अतः अगर देखा जाए तो हिंदी में इस शब्द का जो रूप बनेगा वो हमें ये देखने को मिलेगा, महापाषाण या वृहद पाषाण संस्कृति। और इसे ही इंग्लिश में मेगालिथस कल्चर के नाम से जाना गया। खासकर इस कल्चर की जो अगर देखा जाए तो जो प्रारंभिक स्थल है वह हमें दक्षिण भारत के अंदर मिलते हैं और दक्षिण भारत के अंदर ही हमें तमिलनाडु के अगर देखा जाए तो स्थलों के रूप में पहला अगर मैं स्थल बात करूं तो वह है ब्रह्मगिरी और दूसरा जो स्थल है वह है चिंगलपुत। ये जो दो स्थल हैं, यहां पर इस सभ्यता से, इस संस्कृति से संबंधित बहुत सारी जो है संरचनाएं हमें मिलती है।
अगर देखा जाए तो विद्वानों ने इस सभ्यता संस्कृति का जो टाइम ड्यूरेशन है यहां पर मिलने वाले अवशेषों के आधार पर निर्धारित करने की कोशिश की है। तो ये मैंने कुछ प्रारंभिक स्थल जहां से सभ्यता के अवशेष मिले। अब अगर हम बात करें इसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड के अंदर बात करूं तो सबसे पहले विद्वान है जिनका नाम है मॉर्टिमर हिलर। मॉर्टिमर हिलर महोदय ने खासकर ब्रह्मगिरी से मिली स्थानों के आधार पर और उत्खनन के आधार पर इस सभ्यता, इस संस्कृति का जो टाइम ड्यूरेशन है वह रखा है 200 ईसा पूर्व से 50 ईसा पूर्व तक, यानी 200 BC टू 50 CE इसका टाइम ड्यूरेशन मॉर्टिमर हिलर महोदय ने निर्धारित किया है यहां पर मिलने वाले अवशेषों के आधार पर। अगले अगर मैं विद्वान की बात करूं तो वह है HD महोदय, HD साखलिया। वह है KS श्रीनिवास महोदय। इन दोनों ने खासकर संगम साहित्य में प्रयोग किए गए शब्द समाधि संस्कृति के आधार पर इसे संगमकालीन बताया है, HD साखलिया महोदय और KS श्रीनिवास। इसी तरीके से अगर हम बात करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी साइंस के अकॉर्डिंग रेडियो कार्बन डेटिंग मेथड, अगर इस मेथड के अकॉर्डिंग इसका टाइम ड्यूरेशन अगर देखें तो वो आता है लगभग 1000 ईसा पूर्व, 1000 BC, 1000 BC इसका टाइम ड्यूरेशन निर्धारित किया है। अगर देखा तो लगभग यहां से एक और भी स्थल है जहां से हमें खासकर रोमन शासक अगस्टस का चांदी का सिक्का भी प्राप्त हुआ है, वो भी इन्हीं महापाषाणिक स्थलों से प्राप्त हुआ, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन 27 ईस्वी से लेकर 50 ईस्वी तक का माना गया। अतः यह भी प्रमाण कि इस संस्कृति का संबंध बाद के समय रोमन जो व्यापार से संबंध भी नजर आता। हो सकता है कुछ कारण रहे होंगे, ये सिक्का कैसे इस महापाषाणिक स्थल पर आया होगा वो अलग विषय। अब अगर बात करें तो देखा जाए तो 1000 BC इसका समय निर्धारित किया गया। 1000 BC के अंदर हम पाते हैं, अगर हम कुछ और भी चीजें हैं जो यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं, उन अवशेषों के आधार पर अगर देखें तो यहाँ पर हमें कुछ लोहे की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। तो जैसा कि साधारणतः यह माना गया है कि लोहे की शुरुआत 1000 या 1500 ईसा पूर्व के लगभग क्या है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व के टाइम ड्यूरेशन के अंदर लोहे का प्रचलन माना गया है। तो इसके आधार पर क्या है, इस सभ्यता का क्या है, हम जो समीकरण है लो युगीन संस्कृतियों से भी कर सकते हैं मिलने वाले अवशेषों के आधार पर। तो ये कुछ जो टाइम ड्यूरेशन से संबंधित है कि इस सभ्यता का संबंध किस तरीके से रहा होगा। अब जो इस सभ्यता का जो सबसे प्रमुख जो विशेष जो चीज है कि यहाँ से प्राप्त होने वाली वस्तुओं और जो भी स्ट्रक्चर हैं उनकी क्या विशेषता है। तो देखा जाए तो विशेषताओं को हम कुछ विशेषताओं के आधार पर इस सभ्यता को, संस्कृति को समझने का काम करते हैं। विशेषताओं के अगर देखा जाए तो कुछ विशेषताएं खासकर देखी जाए तो सबसे बड़ी जो विशेषता मिली है यहां से वह है समाधि, समाधियां। इंग्लिश में इनको मौसोलियम कहा जाता है, सिस्ट भी कहा जाता है। तो जो पहली जो सबसे प्रमुख जो विशेषता है समाधि, जिससे हमें इस सभ्यता के ऊपर बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती है।
खासकर देखा जाए तो ये जो महापाषाणिक जो संस्कृतियां हैं पूरे विश्व के अंदर रही है। पूरे विश्व के अंदर बहुत से ऐसे स्थल मिले जहां पर इसी तरीके से महापाषाण पत्थरों का प्रयोग किया गया। अगर देखा जाए पूरे वैश्विक आधार पर तो कम से कम 40 प्रकार की समाधियां प्राप्त होती है, लेकिन भारत में मुख्यतः 5 या 6 प्रकार की क्या है हमें समाधियां प्राप्त होती हैं। तो उन्हीं समाधियों के बेसिस पर हम क्या है इस सभ्यता का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। तो समाधि के रूप में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो प्रमुख 5 समाधियां हैं उनमें अगर देखा जाए तो पहली जो समाधि आती है, इस समाधि को डोलमेनॉइड सिस्ट, ये वर्ड यूज हुआ है, इसको हिंदी में ही डॉलमेन समाधि कहा जाता है। तो पहले प्रकार की समाधि। दूसरे प्रकार की समाधि इसे सेरिन सर्कल सिस्ट, हिंदी में इसे संगोरा या स्तूपाकार समाधि कहा जाता है। तीसरी जो है अम्ब्रेला या छाता प्रस्तर समाधि। चौथी अगर देखें तो यहां पर हमें मिलती है केव सिस्ट, या इन्हें गुफा समाधि कहा जाता है। और लास्ट 5वीं जो समाधि हमें देखने को मिलती है वो है अर्न सिस्ट, हिंदी में इसे कलश समाधि कहा गया है। अंत्येष्टि कलश समाधि भी इसे कहा जाता है। तो ये 5 प्रकार की समाधियां हैं। अगर इन समाधियों पहले देखा जाए तो डोलोमेनाइड सिस्ट या डोलमेन समाधि है, फिर सेरिन सर्कल समाधि है, अम्ब्रेला या छाता प्रस्तर समाधि है, केव सिस्ट गुफा समाधि और कलश समाधि। तो ये 5 मुख्य समाधियां हमें भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर देखने को मिलती है। खासकर सबसे पहली जो अगर बात करूं समाधि की, डोलमेनॉइड समाधि सिस्ट। खास बात क्या है कि यह समाधि, मान लीजिए जमीन भूमि के किसी हिस्से पर एक ऐसा गड्ढा किया जाता है और उसमें एक पत्थर को इस तरीके से सीधे स्ट्रक्चर के अंदर खड़ा कर दिया जाता है और इस तरीके से चारों तरफ से इन पत्थर स्ट्रक्चरों को खड़ा कर देंगे और फिर इसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर क्या कर देंगे, रख देंगे। ये जो है एक तरह का ताबूत, डोलमेन ताबूत जैसा हमें नजर आता है, और जो आधा जमीन में है आधा ऊपर है। अब यहीं पर क्या करते हैं, मृतक जो अवशेष हैं, डेड बॉडी के जो अवशेष हैं, उनको क्या है रख दिया जाता है। इनके साथ खाने पीने के बर्तन हमें देखने को मिलते हैं, लोह औजार भी यहाँ पर हमें जो इस समाधियों के अंदर मिलते हैं। तो ये जो समाधि है, जो मैंने पहले प्रकार की समाधि बताई, इसे ही डोलमेनाइड सिस्ट के नाम से जाना गया है। ऐसी समाधियां बेसिकली तमिलनाडु के ब्रह्मगिरी और चिंगलपुत नामक स्थानों पर देखने को मिलती है। अगली जो समाधि है वह है, अभी मैंने आपको बताया था, अगली जो समाधि है वह है सेरिन सिस्ट। सेरिन सिस्ट समाधि, इसे स्तूपाकार या संगोरा प्रकार की समाधि कहा जाता है, समाधि कहा जाता है।
तो ये सैरिन सिस्ट तरह की समाधि है। अब इस समाधि के अगर हम बात करें तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, जमीन के अंदर एक इस तरीके से या तो गोल या चौकोर एक गड्ढा कर दिया जाता है, और उस गड्ढे के अंदर क्या है, जो भी मृतक शरीर के जो अवशेष हैं वो उसके अंदर रख दिए जाते हैं। रखने के बाद उसके ऊपर क्या है, छोटे बड़े पत्थर इस स्वरूप में क्या है रखना स्टार्ट किया जाता है, और धीरे धीरे इन पत्थरों को एक के ऊपर एक इस तरीके से रख दिया जाता है कि दूर से देखने पर यह स्ट्रक्चर हमें एक स्तूप जैसा नजर आएगा। यह स्ट्रक्चर हमें एक स्तूप जैसा नजर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की जो समाधियां मिली हैं इन्हें ही क्या बोला गया है, स्तूपाकार समाधि, सैरिन सर्किल सिस्ट, स्तूपाकार समाधि। इसे ही सैरिन सर्किल सिस्ट भी कहा गया। और अगर बात करूं तो तीसरे प्रकार की जो समाधि, आपने देखा होगा कि जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी जो दूर से छाते के जैसे स्वरूप के अंदर नजर आ रही थी। यही जो समाधियां थी बेसिकली इन्हीं समाधियों को छाता प्रस्तर समाधि या अम्ब्रेला सिस्ट के नाम से जाना गया है। छाता प्रस्तर समाधि, छाता प्रस्तर समाधि, अम्ब्रेला सिस्ट। खास बात क्या है, ये समाधियां इस तरीके से बनी थी, या तो डेड बॉडीज के ऊपर क्या है इस तरह का बड़ा सा पत्थर रख दिया जाता था, ऊपर एक और पत्थर रख दिया जाता था, और इस तरीके से इस डेड बॉडी को क्या है इन समाधियों के अंदर रखने का काम। तो ये तीसरे प्रकार की समाधि अम्ब्रेला जो प्रस्तर है या अम्ब्रेला जो सिस्ट है वो देखने का। बेसिकली ये जो समाधियां हैं ये हमें केरल के कोचीन नामक स्थान पर देखने को मिलती है, जहां समुद्र के किनारे क्या है इस तरीके से समाधियां बनाई गई है। इन्हें ही छाता प्रस्तर समाधि के नाम से जाना जाता है। तो ये स्ट्रक्चर हमें मिलता है। अब अगली जो अगर मैं बात करूं समाधि की, तो वह समाधि मिलती है हमें कौन सी, ये भी केरल की पहाड़ों के अंदर क्या है, जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर हमें देखना मिला है। कौन सी, इन्हें क्या है केव सिस्ट बोला गया है, या इन्हें गुफा समाधि के नाम से भी जाना गया था। बेसिकली क्या है, पहाड़ों को खोद कर, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ी या गुफा है, उसके अंदर क्या है पत्थरों को इस तरीके से सर्किल के अंदर क्या है तोड़ कर क्या है ऐसा बनाया जाए, और फिर क्या है यहाँ पर जो भी मृत शरीर के जो अवशेष और अन्य संसाधन जो भी रख दिया जाता है, और फिर उसको पत्थर से ढक दिया जाता है। तो ऐसी जो समाधियां हैं ये भी केरल के कोचीन और कर्नाटक के अंदर हमें प्राप्त होती है। बेसिकली इन जो समाधियां हैं इनको केरल के अंदर जो स्थानीय भाषा है उसके अंदर गुफा ताड़ी के नाम से जाना गया है ना, गुफा ताड़ी के नाम से भी जाना गया है। और खासकर छाता प्रस्तर को भी स्थानीय भाषा में टोपी कल्लू के नाम से पुकारा जाता है। अब जो पांचवें प्रकार का जो मैं बात कर रहा हूं वह समाधि स्थल है पांचवें प्रकार का, उसे अर्न सिस्ट कहा गया है ना। बेसिकली ये पुराना मेथड है समाधियों का। खासकर एक और चीज भी हमें देखने को मिली है, बड़ी विशेषता है इस सभ्यता स्थल की, कि ज्यादातर जितनी भी जो हमें मृत शरीर इन समाधियों से प्राप्त हुए उनको देखने से एक चीज सामने स्पष्ट होती है। क्या स्पष्ट होती है कि यहां पर जो समाधियां है ना वो पार्शियल समाधि है। पार्शियल समाधि आंशिक रूप से जिनको हम बोल सकते हैं आंशिक रूप से समाधि। फिर एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, आंशिक रूप से रूप की समाधियां ये क्या कंसेप्ट है। ऐसा इन स्ट्रक्चरों को देखने से एक चीज नजर आती है कि मृतक शरीर को पहले खुले स्थानों पर रख दिया जाता था, और खासकर पशु पक्षियों के द्वारा क्या किया जाता था, उस मृत शरीर का भक्षण कर लिया जाता था, और जो अस्थि अवशेष बचते थे उनको कलेक्ट करके इन समाधि स्थल पर रखने का काम कर दिया जाता था। तो इस तरीके से ये आंशिक रूप की समाधियां, खासकर कहीं कहीं क्या किया गया है, इन अवशेषों को, खासकर मृत शरीर के अवशेषों को कलश के अंदर रखकर क्या कर दिया था
किया जाता था, इन समाधि स्थलों के अंदर गाड़ दिया जाता था, और साथ में कुछ खाने पीने की वस्तुएं हैं, कुछ गहने हैं, तो इस तरह की चीजें क्या साथ में रख दी जाती थी। तो एक तो ये हमें देखने को मिलता है, ये जो है इस महापाषाणिक स्थल जो संस्कृति है, इसके बारे में जानने का बड़ा स्रोत है यहाँ की समाधियां, क्योंकि यहाँ की समाधियों से हमें क्या है, उस वहां के जो रहने वाले लोग थे उनके मृतक शरीर के आधार पर क्या है, हम बहुत सारा अनुमान लगा सकते हैं कि वास्तव में क्या रहा होगा, कौन हो सकता है। इसी तरीके से एक विद्वान भी है ना, खासकर ये दो विद्वान हैं जिन्होंने मृत शरीरों के साथ जो डेड बॉडीज हैं, मृत शरीर के बेसिस पर डेमंड ट्रफ पहले, और दूसरे हैं थुकर मैन। इन्होंने यहाँ के मृत शरीरों के अवशेषों के आधार पर इस सभ्यता के लोगों को, खासकर द्रविड़ सभ्यता के लोगों को ही बताया। ये बात आती है। डेमंड्रफ और थुकरमैन क्या बोलते हैं कि जो यहाँ के जो अवशेष मिले हैं उनके आधार पर ऐसा लगता है कि द्रविड़ सभ्यता के लोग ही क्या थे, यहाँ के निवासी थे। तो अगर और भी देखा जाए तो कुछ विद्वानों ने यह भी बात प्रकट की है कि जिस तरीके से यहाँ के जो संस्कार हुए हैं मृतकों के साथ, उससे लगता है कि कुछ न कुछ सुपर नेचुरल या कुछ न कुछ आध्यात्मिक इसका जरूर कारण रहा होगा, जिस तरीके से इनको इन स्थलों पर गाड़ा गया, इनके आसपास के स्ट्रक्चरों को बनाया गया। तो ये जो सबसे प्रमुख इस सभ्यता की जो विशेषता थी उसके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया। अगली जो अगर बात करें विशेषताओं की, तो सेकंड जो बड़ी विशेषता है इस सभ्यता की वह यह है कि ज्यादातर जितने भी है ना, लगभग सभी अगर देखा जाए तो लगभग सभी स्थल क्या मिलेंगे आपको, लगभग सभी स्थल क्या मिलेंगे यहाँ पर आपको, हमें किस रूप में मिलेंगे, जो पहाड़ी या पर्वत क्षेत्र की ढलान होती है, या पर्वत क्षेत्र का नीचे के क्षेत्र में ही क्या मिले हैं, हमें इन लोगों के अवशेष मिले हैं। इनकी जो ये खासकर ये जो समाधियां हैं इसी समय हमें देखने को मिलती है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी ढलान है, स्लूप है, वहीं पर क्या है, ये ज्यादातर ये समाधियों का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। अगली अगर मैं बात करूं तीसरी अगर विशेषता देखी जाए, तो तीसरी अगर मैं विशेषता की बात करूं तो तीसरी विशेषता हमें क्या नजर आती है इसमें कि ये जो सभ्यता स्थल है यहाँ पर क्या है, ज्यादातर क्या है, दो क्या मिले, तालाब मिले हैं। तो तालाब से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं, एक या दो, तो इससे हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि क्या रहा होगा, यह इस तालाब का प्रयोग सिंचाई के लिए और भी घरेलू जो है उपयोग के लिए इसका प्रयोग किया जाता होगा इन चीजों से। अब आगे अगर देखा जाए तो यहां पर हमें क्या मिले हैं, कृषि के भी अवशेष मिले हैं। चौथी अगर विशेषता देखी जाए तो कृषि के अंदर हमें यहाँ पर जो फसल है खासकर मिलती है चावल की फसल, गेहूं की फसल, और यहाँ पर हमें मिलती है रागी की फसल के अवशेष मिलते हैं। चौथा चना के भी क्या है, अवशेष मिलता है यहाँ पर, कि चने की फसल भी उगाई जाती थी, और भी कुछ फसलें यहाँ पर उगाई जाती है। अगर बात की जाए तो पांचवा जो बड़ा कारण है यहाँ पर अगर हम देखें विशेषता, तो यहाँ पर हमें क्या मिले हैं, लौह औजार मिले हैं, और लौह औजार में भी हमें क्या मिला यहाँ पर,
तलवार मिली है, तलवार मिली है। और हमें दूसरा यहां से हमें तीर, चाकू, चाकू भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, ये औजार प्राप्त हुए, हाशिया भी प्राप्त हुआ है। ऐसे इससे ये लगता है कि यहाँ पर क्या है, यहाँ के लोग कृषि और युद्ध में इन औजारों का क्या कर रहे होंगे, प्रयोग कर रहे होंगे। अगर बात करूं मैं इनकी अगली विशेषताओं की बात करें तो क्या है कि जो खासकर अगर मवेशियों की बात करें कि किन जानवरों को ये लोग पालते थे, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर गाय, बैल, ये लोग गाय, बैल, घोड़ा, बकरी, भेड़ जैसे जानवरों को क्या करते थे, पालने का काम करते थे, क्योंकि यहाँ के आसपास के जो भी है स्थल है वहां से हमें क्या बड़ी मात्रा में इन जानवरों के अस्थि अवशेष भी प्राप्त हुए। तो इस तरीके से यह मर्द पाषाणिक जो मर्द पाषाण संस्कृति है, इससे संबंधित बहुत सारी विशेषताओं का हमने हमारे इस क्लास के अंदर डिस्कशन कर लिया। बेसिकली लगभग मैंने महापाषाणिक संस्कृति के बारे में लगभग जो प्रमुख प्रमुख बातें हैं उनको मैंने आप सबके सामने आज डिस्कशन की। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो स्थल था। अब एक और बात आती है, विद्वान ये मान रहे थे खासकर 1962 तक ये मान रहे थे कि ये जो वृद्ध पाषाणिक या महापाषाणिक जो संस्कृतियां हैं ये केवल दक्षिण भारत में है और खासकर विंध्याचल पर्वत के दक्षिण की तरफ ही मिलती है। लेकिन खासकर बात करें हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं प्रोफेसर जी.एस. शर्मा। इन्होंने खासकर अगर देखा जाए तो यूपी के अंदर इन्होंने इन स्थलों का उत्खनन किया। इनमें है पहला स्थान है वाराणसी। दूसरा देखा जाए मिर्जापुर। तीसरा अगर देखा जाए वाराणसी हो गया, मिर्जापुर हो गया, और इसी तरीके से बांदा जिला। ठीक है, इन जिलों पर क्या किया, इन जिलों में काफी सारे स्थल पर इन्होंने क्या किया, उत्खनन करने का काम किया प्रोफेसर जी.एस. शर्मा साहब ने। और जब ये उत्खनन किया गया तो इस उत्खनन के अंदर खासकर इन क्षेत्रों में भी हमें संगोरा या स्तूपाकार समाधियां प्राप्त हुई। अगर देखा जाए तो इसके अंदर प्रोफेसर जी.एस. शर्मा को खासकर एक प्लेस है चकिया जो प्लेस है बेसिकली चंद्रप्रभा नदी के किनारे खासकर बात करें, नदी के किनारे पर्वत है हल्दिया। इस पर्वत के पास में क्या मिला है, यही वृद्ध पाषाणिक जो स्थल है इससे संबंधित समाधियां प्राप्त हुई है। कहां पर, खासकर यूपी के अंदर चकिया तहसील के कौन से स्थल पर, हल्दिया नामक पहाड़ी पर क्या मिले हैं हमें, इस सभ्यता से संबंधित बहुत सारे स्थल मिले। दूसरा अगर स्थल देखा जाए तो वह चकिया तहसील के जगह का नाम है ककोरिया। यहां से इन्हें 8 संगोरा प्रकार की समाधियां प्राप्त हुई है। 8 संगोरा प्रकार की समाधियां प्राप्त हुई है। तो इस तरीके से विद्वानों का जो मत था कि केवल महापाषाणिक संस्कृतियां केवल दक्षिण में ही थी, तो इस तरीके से प्रोफेसर जी.एस.
शर्मा साहब के द्वारा जो उत्खनन किया गया, इस उत्खनन के अंदर ये जानकारी भी क्लियर हो गई कि क्या है कि वृद्ध पाषाणिक स्थल जो भी है, इनका एक विस्तार का एरिया पूरे भारत के अंदर हमें विस्तृत एरिया के अंदर इस सभ्यता से संबंधित क्या है स्थल प्राप्त होते हैं। तो निष्कर्ष रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस सभ्यता स्थल का जो प्लेस है कोई विशेष प्लेस पर ही नहीं है, लगभग पूरे भारत के अंदर क्या है इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है। दूसरा, खासकर यहाँ के लोगों के लिए है, तो यह प्रश्न आज भी अनसुलझा है कि ये कौन लोग रहे होंगे जिन्होंने इस सभ्यता स्थल को विकसित किया और एक लंबे समय तक क्या है इन स्थलों पर निवास किया होगा। तो आशा करता हूं आज की जानकारी आप सभी को क्या है उपयोगी, और आगे भी क्या कर सकते हैं आप इसी तरीके से क्या है जो इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ जो भी है डिस्कशन है, प्रश्न है, वो आप मुझे कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं, जिनका जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद।